darker the night, the deeper the secrets hidden within. नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत की पड़ताल करने वाली हैं, जिसका नाम है अंधेरी कहानियाँ। हाँ, और ये उन लोगों के अनुभवों के बारे में जो रात में काम करते हैं। बिल्कुल, जब पूरा शहर सो जाता है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आज का हमारा मकसद सिर्फ इन कहानियों को सुनना नहीं है, बल्कि इनके पैटर्न को समझने की कोशिश करना है। और ये दिलचस्प है क्योंकि ये कहानियां सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानियां हैं। भरोसे के टूटने की? हाँ, कभी तकनीक पर से भरोसा उठता है, कभी विज्ञान पर से, और कभी कभी तो अपनी आंखों देखी हकीकत पर से। बिल्कुल, तो चलिए इसी भरोसे की पहली दरार से शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है 90 के दशक के अंत में, वसई ईस्ट के एक पुराने पुलिस स्टेशन में। हाँ, एक तूफानी रात थी और नाइट शिफ्ट पर राजेश नाम का एक पुलिसकर्मी तैनात था। बारिश इतनी तेज थी कि सब कुछ एकदम वीरान था। रात के करीब 2 बजे जब सब कुछ थम सा गया था, राजेश के एक साथी ने उसे पीछे मॉनिटर रूम में बुलाया। सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ था। हाँ, स्क्रीन पर स्टेशन की तरफ एक छोटा काला साया धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, एक अजीब सा ठहराव था। मतलब किसी बच्चे जैसा नहीं? नहीं, बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक कैमरे के एंगल से गायब हुआ और अगले ही पल पिछले दरवाजे की खिड़की पर अंदर झांकता हुआ नजर आया। और यहीं से मतलब हमारा दिमाग खेल करना शुरू कर देता है ना, वो जिसे पेरिडोलिया कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, कि बादलों में चेहरा दिखना या कुछ और। एग्जैक्टली। तो पहला सवाल तो यही था कि कहीं ये सिर्फ बारिश, रोशनी और पुराने कैमरे का कोई धोखा तो नहीं है? हो सकता था, लेकिन फिर जो हुआ उसने इस थ्योरी को एक तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने एक साथी को बाहर भेजा, टॉर्च लेकर। और उसे कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं। उसने वायरलेस पर आवाज दी, यहाँ कोई नहीं है, सब क्लियर है। लेकिन मॉनिटर रूम में बैठे लोग उसे अपनी आंखों से स्क्रीन पर देख रहे थे। मतलब वो सायाब भी वहीं था? वही था, खिड़की से अंदर झांक रहा था, बिल्कुल स्थिर। और ये एक बेहद परेशान करने वाली स्थिति है। इसे आप एक तरह की टेक्नोलॉजिकल हॉन्टिंग कह सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल हॉन्टिंग? हाँ, मतलब डर इस बात का नहीं है कि आपने कुछ देखा, डर इस बात का है कि आपकी तकनीक कुछ ऐसा देख रही है जो इंसानी आंख को नहीं दिख रहा। अब आप किस पर यकीन करेंगे, अपनी आंखों पर या स्क्रीन पर? ये तो सोचकर ही अजीब लगता है। और ये डर तब और बढ़ गया जब राजेश खुद नीचे गया। उसने खिड़की के पार देखा, उसे सिर्फ बारिश की बूंदें दिखी और कुछ नहीं। लेकिन ऊपर वाले को दिख रहा था। हाँ, ऊपर से वायरलेस पर आवाज आई, राजेश वो अब भी वही है और वो सीधा तुम्हें घूर रहा है। 1 मिनट, मतलब वो साया स्क्रीन पर था, राजेश को देख रहा था, पर राजेश को वो नहीं दिख रहा था? नहीं, ये तो मेरे लिए कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये सिर्फ एक रैंडम इमेज नहीं है, अब इसमें एक इरादा, एक इंटेंट नजर आ रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हाँ, क्योंकि अचानक मेन डबल डोर के कैमरे पर एक और वैसा साया नजर आया, फिर एक तीसरा, फिर चौथा। मतलब कई सारे? दर्जनों छोटी छोटी काली आकृतियां जो बस चुपचाप स्टेशन के अंदर झांक रही थीं, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। और सुबह तक सब गायब। और जब पुलिस वालों ने बाहर जाकर चेक किया तो कीचड़ में एक भी निशान नहीं था, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं, बस वो सीसीटीवी फुटेज थी और उनकी यादें। और यही चीज इसे एक साधारण कहानी से ज्यादा बना देती है। सबूतों का ना होना ही यहाँ सबसे बड़ा सबूत बन जाता है कि जो हुआ वो हमारी समझ के दायरे से बाहर था। तो वैसे की कहानी तकनीक और हकीकत के बीच भरोसे पर सवाल उठाती है। पर क्या होता है जब अविश्वास तकनीक पर नहीं बल्कि खुद इंसान के शरीर और दिमाग की सीमाओं पर हो? और यही सवाल हमें हमारी दूसरी कहानी पर लाता है। साल 2003, नवी मुंबई का एक बड़ा अस्पताल। यहाँ हम मिलते हैं स्टाफ नर्स स्नेहा से और उनके एक युवा मरीज इमरान से। हाँ, इमरान गर्दन से नीचे पूरी तरह लकवाग्रस्त था। वो हिल भी नहीं सकता था, लेकिन इसका दिमाग पूरी तरह से काम करता था। स्नेहा उसकी देखभाल करती थी। और यही कहानी में एक मनोवैज्ञानिक परत जुड़ती है। इमरान ने स्नेहा को अपने ऊपर वाले मेहमानों के बारे में बताया था, ऐसी परछाइयां जिनसे वो बचपन से बात करता था, जिनका कोई चेहरा या नाम नहीं था। हाँ, आमतौर पर कोई भी डॉक्टर या नर्स इसे दवाइयों का साइड इफेक्ट या बीमारी से जूझ रहे दिमाग की उपज ही मानेगा। स्नेहा ने भी ऐसा ही सोचा, खासकर तब जब इमरान ने उसे बताया कि उन मेहमानों ने उससे वादा किया है कि वो
3 दिसंबर की रात को आएंगे और उसे उसके बेजान शरीर से आजाद कर देंगे। और यहाँ एक क्लासिक टकराव है, तर्क और अंतर्ज्ञान के बीच, है ना? बिल्कुल। विज्ञान कहता है कि ये मरीज का भ्रम है, एक डिल्यूजन है, लेकिन कहानी हमें पूछने पर मजबूर करती है, क्या हर वो चीज जिसे हम समझ नहीं पाते वो सिर्फ एक भ्रम होती है? और 3 दिसंबर की रात ने इस सवाल को और भी गहरा कर दिया। ठीक 3 बजे इमरान के कमरे से जुड़ा अलार्म जोर से बजने लगा। और जब स्नेहा वहां पहुंची तो बिस्तर खाली था, चादरें अस्त व्यस्त थीं, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो, लेकिन इमरान वहां नहीं था। 1 मिनट रुकिए, एक ऐसा मरीज जो अपनी गर्दन तक नहीं हिला सकता, वो अपने बिस्तर से गायब कैसे हो गया? यही तो सवाल था। उन्होंने पूरा अस्पताल छान मारा, और सबसे अजीब बात ये थी कि उस फ्लोर के सीसीटीवी फुटेज में न कोई कमरे के अंदर जाता दिखा और न ही कोई बाहर आता। वो बस हवा में गायब हो गया था। बिल्कुल। जब सब हैरान परेशान थे, तभी एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, मैडम, वो वापस बिस्तर पे है। वापस? कैसे? कोई नहीं जानता। स्नेहा जब भागकर कमरे में पहुंची तो इमरान बिस्तर पर ठीक उसी हालत में लेटा था जैसे वो उसे छोड़कर गई थी। सारी ट्यूब, सारी तारें अपनी जगह पर। लेकिन वो जा चुका था। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। वो जा चुका था। चिकित्सा विज्ञान में ऐसी स्थिति को समझाना लगभग असंभव है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक घटना कहेंगे, शायद एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसा कुछ। और वैज्ञानिक एक मनोवैज्ञानिक शायद इसे मरीज के अंतिम क्षणों का एक तीव्र डिसोशिएटिव फ्यूग मान सकता है। लेकिन ये दोनों थ्योरीज भी इस बात का जवाब नहीं देती कि उसका लकवाग्रस्त शरीर बिस्तर से गायब होकर वापस कैसे आ गया। और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। शरीर ने बस काम करना बंद कर दिया था। तो इमरान की भविष्यवाणी सच हो गई थी। हाँ, उसके मेहमान आए थे और उसे आजाद कर गए थे। हमने देखा कि कैसे वसई में तकनीक ने धोखा दिया और यहाँ नवी मुंबई में मेडिकल साइंस और तर्क ने। लेकिन हमारी आखिरी कहानी वो इससे भी एक कदम आगे जाती है। वो पूछती है, क्या हो अगर हकीकत खुद ही भरोसे के लायक ना रहे। ये कहानी हमें 2013 में लोनार के पास एक पुरानी बंद पड़ी जेल में ले जाती है। यहाँ हम मिलते हैं आकाश से, एक सिक्योरिटी गार्ड जिसे रात की खामोशी में ड्यूटी करना पसंद था। वो हर रात उस वीरान जेल में गश्त करता था। एक रात जब वो अपनी रूटीन गश्त पर था, उसे जमीन के नीचे से आती एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे धरती खुद करा रही हो। उसने एक गलियारे में मोड़ लिया और वहीं रुक गया। जो सामने था वो किसी बुरे सपने जैसा था। क्या हुआ? उसके आसपास की दुनिया अचानक बदल गई थी। जेल की दीवारें फटी हुई थीं, छत एक तरफ को खतरनाक ढंग से झुकी हुई थी और खिड़की के बाहर जो आसमान था वो गहरे बैंगनी रंग का हो गया था। 1 मिनट, मतलब सिर्फ आसमान का रंग बदला या पूरी हकीकत ही बदल गई थी? पूरी हकीकत। ये अनुभव पिछली 2 कहानियों से बहुत अलग है। यहाँ सिर्फ किसी अनजान चीज को देखना नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी रियलिटी का ही बदल जाना है। मनोवैज्ञानिक इसे सब्जेक्टिव रियलिटी डिस्टॉर्शन या एक तरह का रियलिटी शिफ्ट कह सकते हैं, जहां इंसान का दिमाग उसके आसपास के माहौल को बिल्कुल अलग तरह से देखने लगता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दिमाग का खेल था या सच में कुछ बदला था? आकाश को भी यही लगा। उसे सूखी हुई पेड़ों की कतार के पार लंबी दुबली काली आकृतियां घूरती हुई दिखाई दी। और स्रोत में उनके चलने का वर्णन बहुत अजीब है। हाँ, लिखा है, उनमें से एक आकृति आकाश की ओर ऐसी चाल से बढ़ी मानो हड्डियों के भीतर धुआं बह रहा हो। ये कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। हड्डियों के भीतर धुआं, ये भौतिक रूप से असंभव है। ये इस बात का संकेत है कि वो जो भी चीजें थी वो हमारी दुनिया की नहीं थी। जाहिर है आकाश ये देखकर बुरी तरह डर गया और भागा। वो वापस उसी गलियारे में भागा जहां से आया था। गड़गड़ाहट और तेज होती गई और फिर अचानक सब शांत हो गया। बिल्कुल जैसे किसी ने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। जब उसने हिम्मत करके बाहर कदम रखा तो सब कुछ पहले जैसा था। दीवारें ठीक थीं, छत सही सलामत थी और आसमान भी सामान्य था। क्या ये दोबारा हुआ उसके साथ? नहीं, उसने उस जेल में 1 साल और काम किया, लेकिन वो रात फिर कभी नहीं आई। पर उसे पूरा यकीन था कि जो उसने देखा वो कोई सपना या वहम नहीं था। वो उतना ही सच था जितना उसका वहां खड़ा होना। ये कहानी शायद तीनों में सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली है, क्योंकि ये सबसे बुनियादी चीज पर हमला करती है,
हमारी हकीकत की समझ पर। तो इन सब का क्या मतलब है? वसरी के वो साए, नवी मुंबई का वो रहस्य और लोनार की वो बदलती हकीकत, इन तीनों कहानियों में आखिर क्या समानता है? नहीं, इसमें एक बहुत गहरा पैटर्न है। अगर आप ध्यान दें तो तीनों कहानियां हमारे भरोसे के सिस्टम पर हमला करती हैं। भरोसे के सिस्टम पर? हाँ, पहली कहानी वसई की हमारे तकनीकी भरोसे पर हमला करती है। सीसीटीवी कैमरे हमारी आंखें हैं, लेकिन जब वो आंखें ही कुछ ऐसा दिखाने लगे जो सच नहीं है, तो आप किस पर यकीन करेंगे? सही बात है। और दूसरी कहानी इमरान की, वो हमारे वैज्ञानिक और तार्किक भरोसे को तोड़ती है। बिल्कुल, हम मानते हैं कि मेडिकल साइंस के पास शरीर और मौत के जवाब हैं, लेकिन जब एक लकवाग्रस्त शरीर गायब होकर वापस आ जाता है और विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाता है। और तीसरी कहानी आकाश की, वो सबसे बुनियादी चीज पर हमला करती है, हकीकत पर हमारा भरोसा। हम ये मानकर चलते हैं कि दीवारें ठोस हैं, आसमान का एक रंग है, लेकिन जब वो हकीकत ही एक पल में बदल जाए तो इंसान के पास यकीन करने के लिए कुछ नहीं बचता। ये कहानियां इसलिए डरावनी हैं क्योंकि ये सिर्फ भूत प्रेत नहीं दिखाती। ये हमारी दुनिया की नींव हिला देती हैं। ये उस धागे को खींचती हैं जिससे हमारी पूरी समझ की चादर बुनी हुई है। तो आज हमने इन तीन कहानियों के जरिए रात के उन अंधेरे कोनों को टटोला जहां सच और वहम के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। वसई के सायों से लेकर नवी मुंबई के अनसुलझे रहस्य और लोनार की बदलती हकीकत तक। ये कहानियां सिर्फ अज्ञात के बारे में नहीं है, बल्कि मानवीय अनुभव की सीमाओं के बारे में भी हैं। सही कहा। लेकिन एक विचार जो इन सब के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, इन सभी घटनाओं में देखने वाला इंसान था, पर सोचने वाली बात यह है कि दूसरी तरफ से देखने वालों का मकसद क्या था। मतलब? वो साई पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों झांक रहे थे? सिर्फ देखना? वो मेहमान इमरान को उसके शरीर से आजाद क्यों करना चाहते थे? और जेल की वो आकृतियां सिर्फ आकाश को घूर क्यों रही थी? उन्होंने उस पर हमला क्यों नहीं किया? शायद असली रहस्य ये नहीं है कि वो कौन है, बल्कि ये है कि वो हमसे चाहते क्या हैं।